एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी संचयन का चैप्टर 2 जो है सपनों के से दिन। इसके जो लेखक हैं वो हैं गुरदयाल सिंह जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कहानी में बताया गया है कि बचपन जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनके बचपन में उसके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उनका हाल भी उसी की तरह होता था। सभी के पाँव नंगे, फटी मैली सी कच्छी और कई जगह से फटे हुए कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे। सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। सभी खेल कर धूल से लिपटे हुए, कई जगह से पाँव में छाले लिए, घुटने और टखने के बीच का टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून से ऊपर जमी हुई रेत, मिट्टी से लथपथ पिंडलियाँ लेकर अपने अपने घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती बल्कि उल्टा और ज़्यादा पीट देती। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चों को पीटना शुरू करते तो ये भी ख्याल नहीं करते कि बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा है, और ये भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक कहते हैं कि यह बात लेखक को तब समझ में आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। वहाँ लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहते हैं कि कुछ परिवार के बच्चों तो स्कूल नहीं जाते थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने लगा देंगे। लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती थी। लेखक कहते हैं कि उस समय जो स्कूल की छोटी क्यारियाँ होती हैं उनमें फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। गुलाब, गेंदा, मोतियाँ की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी जो हैं वो चपरासी से छुप छुपा कर कभी कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। लेखक को अभी यह याद नहीं था कि फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। लेखक कहते हैं कि शायद वो उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे या और उसे माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती होगी। यह लेखक उनके साथ ही खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेहमानों को मेमनों की तरह खाकर यह चर जाया करते होंगे। लेखक कहते हैं कि उसके समय में स्कूलों में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी। फिर 1.5-2 महीने की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाती थी। हर साल ही छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते। फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांगकर खाने लगते। लेखक कहते हैं कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाता था उस साल लेखक अपने घर से दूर जो तालाब था वहाँ जाया करते थे। लेखक और उसके साथी जो हैं वो कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते हैं। फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लग जाते हैं। फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। लेखक कहते हैं कि उसे याद नहीं है कि वे इस तरह दौड़ना, रेत में लेटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगे वो लोग दिन गिनने शुरू कर देते हैं। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते हैं। अध्यापक ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता है वो उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लग जाते हैं। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाली जो पिटाई है उसका डर भी अब और ज़्यादा बढ़ने लगता है। लेखक बताते हैं कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसा समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा की बातें, गालियाँ और उसकी मार पिटाई का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके के जितना बड़ा सिर था जो उसके 4 बालिशत यानी कि 2.5 फुट के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगता था। जब भी लड़ाई होती थी तो वह अपने हाथ पाँव का प्रयोग नहीं करता, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहते हैं कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाईं और का जो पहला कमरा था वो हेडमास्टर
मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर जाते थे और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरा चेहरे पर खुशी साफ ही दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात घूसे से डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी पंक्ति में बने रहने के पूरी कोशिश करते। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते हुए देखा या सुना हो। लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु 1-2 कारणों के कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ़्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब वे राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों को ठीक करते, टक टक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की जो पढ़ाई है वो 3री-4थी कक्षा तक में ही छूट जाती। लेखक कहते हैं कि जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों की फ़ौज के जो सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फ़ौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले जूते, ये सभी चीज़ें बहुत बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। लेखक अपनी पूरी ज़िंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाते जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की 4थी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्हें पढ़ते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटे में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊँची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा में सज़ा दी जा रही थी तो कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था कि उन्होंने प्रीतम चंद की जो उस असभ्यता और जंगलीपन है उसको सहन नहीं किया। वे भड़क गए थे। लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद को निलंबित किया था उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक की और उसकी कक्षा के सभी बच्चे की छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। लेखक कहते हैं कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, वह कमरा जिसमें 4 और खिड़कियों और दरवाजे हों, किराए पर ले रखा है। पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेखक को और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती बुरी आंखें से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथी होते हैं, साथियों की समझ में ऐसी बातें
तब तक नहीं आ पाती, क्योंकि जब तक वे बहुत छोटे हुआ करते थे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को इस तरह से अद्भुत नहीं मानते थे।